आप सभी को सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध। भारत की विदेश नीति क्या रही है, पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध किस तरह से रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक देश को अपने पड़ोसी देशों के साथ तो अच्छा संबंध बनाना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों के साथ अच्छा संबंध बना करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारा यदि सभी देशों से अच्छा संबंध बनेगा तो हमारा हर प्रकार से विकास होगा। आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से हमारा विकास होगा। इसीलिए हर देश अन्य देशों के साथ भी अच्छे से अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करते रहते हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ, अन्य देशों के साथ हम लोगों ने अच्छा संबंध बनाने की कोशिश किया। इसके साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी हम लोगों ने अच्छा संबंध बना करके रखा। तो भारत की विदेश नीति किस तरह से बने, इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विदेश नीति का अर्थ क्या होता है? तो कोई भी देश जब अन्य देशों के साथ जिस तरह से नीति का निर्माण करके उस नीति के तहत उस देश से संबंध बनाता है, वो उस देश की विदेश नीति कहलाती है। जैसे भारत की विदेश नीति, हमारा सभी देशों के साथ अच्छा संबंध हो, इस तरह से बहुत सारी बातों को लेकर के भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया है। हर देश की विदेश नीति उसके आदर्श, उसके हित और उसके ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यानी कोई भी देश जब विदेश नीति बनाता है तो अपने आदर्श को ध्यान में रखता है, अपने हितों को ध्यान में रखता है, अपने ज़रूरतों को ध्यान में रखता है और इसको ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनाता है। तो भारत की विदेश नीति को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उस समय विश्व की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व दो गुटों में बटा था। एक गुट सोवियत संघ, जिसको साम्यवादी गुट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा गुट है अमेरिकी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट, जिसको पूंजीवादी गुट के नाम से जाना जाता है। विश्व का हर देश किसी न किसी गुट में शामिल था, चाहे अमेरिका गुट में या सोवियत संघ के गुट में। भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष ये समस्या आ गई कि क्या हमें सोवियत संघ में शामिल होना है या अमेरिका गुट में शामिल होना है। अब भारत ये सोचने लगा कि यदि हम सोवियत संघ में शामिल होते हैं तो अमेरिका का सहयोग नहीं मिलेगा, और अमेरिका में शामिल होते हैं सोवियत संघ का सहयोग नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, भारत जो है उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा जितना उसको बढ़ना चाहिए। और कई कारण थे, जैसे विश्व की राजनीति जो है और खून खराबा, लड़ाई झगड़े की स्थिति होती, क्योंकि यदि किसी न किसी गुट में शामिल हर देश होते जाते तो उस देश की स्थिति मजबूत होते जाती, और गुट और क्या है, दोनों देशों के बीच में गुटी लड़ाई जो है बढ़ते जाती। तो कई कारण थे जिसके कारण भारत ने अपनी विदेश नीति में कुछ अच्छी बातों को शामिल किया। तब भारत ने ये कहा कि अब हमको एक नए प्रकार की नीति का निर्माण करना है, और ये नए प्रकार की नीति थी कूटनिरपेक्षता की नीति। भारत ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया कि हमको ना तो अमेरिका के गुट में शामिल होना है, ना सोवियत संघ के गुट में शामिल होना है। हमको अपनी एक स्वतंत्र नीति बना करके चलनी है, और ये नीति कहलाएगी कूटनिरपेक्षता की नीति, जिसमें शामिल होकर के भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपना आधार बना करके विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी अपना योगदान दे सकता है। तो भारत के साथ साथ कई और देश इस कूटनिरपेक्षता की नीति में शामिल हुए, जिसमें यूगोस्लाविया का मार्शल टीटो, इंडोनेशिया का सुकर्नो, मिस्र का मोहम्मद नासिर, ये भारत के साथ शामिल हुए, और इन सभी देशों ने मिलकर के कूटनिरपेक्ष संगठन खड़ा किया। इस तरह मार्शल टीटो, सुकर्नो, मोहम्मद नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कूटनिरपेक्षता की नीति का प्रमुख नेता के रूप में नाम लिया जाता है। कूटनिरपेक्ष नीति बनाने रखने का एक प्रमुख उद्देश्य और था।
ये उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे। तो जितने भी नवोदित राष्ट्र थे, ये नवोदित राष्ट्र यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं चलता तो या तो अमेरिका में शामिल होते या सोवियत संघ में शामिल होते। तो ये जो शक्तिशाली गुट हैं, इनके गुटी राजनीति से नवोदित राष्ट्रों को बचाने के लिए भी गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन चला, जो नीति चली, वो कारगर साबित हुई। अब कोई भी राष्ट्र यदि स्वतंत्र होता था तो न अमेरिका गुट में शामिल होता था, न सोवियत संघ में शामिल होता था। वो सीधा सीधा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होता था और इस तरह से गुटनिरपेक्ष नीति को बढ़ावा दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ ये होता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी विचार पर, किसी भी विषय पर किसी एक गुट का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि गुण दोषों के आधार पर यदि कोई देश सही है तो उसका समर्थन करेंगे, कोई देश गलत है तो उसका विरोध करेंगे। ये सही मायनों में सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति कही गई और भारत जो है हमेशा इस पर अमल किया। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई, लेकिन भारत के ऊपर लगातार ये आरोप लगा कि भारत भले ही गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, लेकिन ये सोवियत संघ की ओर इसका झुकाव ज़्यादा है। और इसका प्रमुख कारण ये था कि भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ता, पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा समर्थन दिया जाना। तो भाई जब पाकिस्तान को अमेरिका समर्थन देगा तो स्वाभाविक है कि भारत भी किसी न किसी समर्थन लेगा, और हर युद्ध में भारत का समर्थन दिया रूस ने। इस कारण भारत का झुकाव जो है रूस की ओर कुछ ज़्यादा ही था। फिर रूस हमको हर पल हर जगह सहायता दिया। भारत ने जो औद्योगिकरण आज हम देख रहे हैं, इसकी नींव रखी थी रूस ने। जो भिलाई का स्टील पावर प्लांट है, कोरबा का CSB का है, सब रूस मॉडल पर आधारित था। और रूस ने यहाँ आकर के हमारी फैक्ट्री स्थापित करने में अपना भरपूर सहयोग दिया, चाहे वो इंजीनियर भेजा, चाहे वो पैसा के मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे जो क्रायोजेनिक इंजन है इसके मामले में है। हर क्षेत्र में रूस ने भारत को सहायता दी। इसलिए भारत के साथ रूस का झुकाव जो है थोड़ा, मित्रता जो है ज़्यादा था, झुकाव थोड़ा ज़्यादा था। अब इसके बाद हमारा पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसा है, तो हमारा पड़ोसी देश में सबसे पहले हम नाम लेते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध तो शुरू से ही कट्टरता का रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही संप्रदाय के आधार पर हुआ है और भारत सर्वधर्म को लेकर के साथ चलता है। तो भारत और पाकिस्तान का संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण है। कई युद्ध हो चुके हैं, 1962 में, 1965 में, फिर उसके बाद 1971 में, फिर उसके बाद कारगिल युद्ध। अभी वर्तमान में भी देख रहे हो कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ आतंकवादी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है, आतंकवादियों को भारत के विरुद्ध भड़का रहा है। यहाँ के जो आतंकवादी है उसको अपने देश में पनाह दे करके रखा हुआ है। दूसरा हमारा जो प्रमुख पड़ोसी देश है वो है चीन। चीन और भारत का संबंध जब तक माओ थी तब तक बहुत बढ़िया संबंध रहा। हिंदी चीनी भाई भाई के नाम से सब जानते थे। लेकिन उसके बाद भारत और चीन का संबंध जो है तनावपूर्ण रहा। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि भारत और चीन का संबंध बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन के बीच में जो प्रमुख एक समझौता हुआ था वो है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत क्या है, तो 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, जिससे माओ बोल डाली थी वो चाउ एन लाई है, दोनों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ये पंचशील समझौता क्या है, ये प्रश्न में आता है, इसको बढ़िया से याद कर लेंगे, है ना। पंचशील समझौता मतलब इसमें प्रमुख 5 बातें थी। कौन कौन सा 5 बात, तो पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुसत्ता का सम्मान करना। दोनों देश एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता का, और संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति, जो भी देश में शासन करेगा उसके साथ अपना संबंध अच्छा बना करके रखेंगे। फिर दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करेंगे, दोनों देश कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे,
हमारे देश में क्या हो रहा है इससे चीन को मतलब नहीं होगा, चीन में क्या हो रहा है इससे भारत को मतलब नहीं होगा। फिर बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग करेंगे, एक दूसरे को बराबर की नज़र से देखेंगे, परस्पर एक दूसरे को सहयोग देंगे, परस्पर एक दूसरे के हितों के लिए काम करेंगे। 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इन्हें एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने का काम करेंगे। ये पंचशील सिद्धांत मतलब आचरण के 5 सिद्धांत, 5 नियमों को लेकर के पंचशील सिद्धांत बनाया गया है। तो भारत यह भले ही समझौता चीन के साथ किया है, लेकिन इस पंचशील सिद्धांत को भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ पूरे विश्व में बनाकर चलने की ठानी है। और भारत और चीन का संबंध जो है शुरू में तो बढ़िया रहा, फिर बाद में तनावपूर्ण हो गया। अभी वर्तमान में भारत चीन का संबंध बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। जो गलवान घाटी को लेकर के झड़प हुई थी, हमारे सैनिक मारे गए थे, उधर से भी सैनिक मारे गए थे। उसके बाद अभी जो चीन जो है भारत पर लगातार भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण करते आ रहा है, इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी चीन के जो पहले हमारा था उसको चीन हथिया लिया था, उस क्षेत्र पर भारत ने पुनः तिरंगा लहरा करके अपना सैनिक शक्ति का परिचय दिया है। अभी भारत और चीन के बीच बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति व्याप्त है। और उसके बाद और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए, सभी लोगों ने इस जो नीति है, गुटनिरपेक्षता की नीति है, उसका पालन किया है। और इसी विदेश नीति के दम पर भारत आज अपनी पहचान विश्व में बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है और भारत का विश्व में अपना एक अलग स्थान है, एक अलग नाम है। ये तो क्या भारत की विदेश नीति। और आगे हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।